हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपको पहला वीडियो जो इलेक्ट्रिसिटी पे बनाया होगा हमने वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और जो भी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ाया उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो इंट्रो टाइप का कुछ एक है, उसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, करंट क्या होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। करंट कैसे फ्लो करता है मेटल में वो भी मैंने बताया है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर नंबर आपका सेकंड है। और इस लेक्चर में हम, अच्छा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था करंट के बारे में। तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है ना। कि अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो करता है वो चार्ज और टाइम पर डिपेंड करता है। अगर थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है तो करंट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर चार्जेस कम फ्लो करता है तो करंट की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू मिलती है हमें, चार्ज Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलता है IT। मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर में कितने चार्जेस फ्लो करने पे कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक, आज एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैं इसलिए कराऊंगा आपको। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो Q इज इक्वल टू IT, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जो होता है वो करंट और टाइम के दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। लेकिन अगर और भी बात करें तो चार्ज जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कहते हैं। तो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू मिलेगा Q इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू Ne। ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में आते भी हैं। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस इससे बनते हैं डायरेक्टली, ऑप्शनल में भी बनते हैं और वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहा है, कोई वायर दे देगा उसमें कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, उसको देख लीजिए, फिर आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चंस भी नोट कर देता हूँ। तो फार्मूला था आपका चार्ज Q इज इक्वल टू Ne, Ne इज इक्वल टू IT। मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है और करंट, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला है क्वेश्चन आपका, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ a current 3.2 ampere per second, अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ। फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। कल क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through the wire, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए कि कह रहा है कि कोई इफ ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट कितना दिया हुआ है, जो भी चीजें दिया है उसको नोट लिख कर लीजिए। 3.2 एम्पियर पर सेकंड फ्लो कर रहा है, मतलब करंट जो है 3.2 एम्पियर एक सेकंड में फ्लो कर रहा है ना। ये आपको दिया गया है कंडक्टिंग वायर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बताया मैंने कि अभी IT इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, है ना। IT इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, और n पूछ रहा है आपसे।
इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT अपॉन ई, है ना। n यही छोड़ देते हैं, e नीचे आ जाएगा तो IT अपॉन ई हो जाएगा यहाँ से। करंट दिया गया है कितना 3.2 एम्पियर और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होता है, ठीक है। तो 16 टू 32, 2 टाइम्स कट गया, ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो 2 पर 19 जीरो बढ़ा दीजिए, आप काउंट कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे आपसे, और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपसे एक ही चीज़ में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं चल रहा हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 25 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 25 कूलम ऑफ चार्ज, नहीं कूलम चार्ज, हाँ कूलम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, फ्लो इन अ कंडक्टर in 5 seconds, then find out the value of electric current, value of electric current, ठीक है, इन इट, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर से वही जो जो चीजें दी गई है उसको आप नोट कर लीजिए, फार्मूला वही है आपका। तो 25 कूलम ऑफ चार्ज मतलब Q की वैल्यू दी गई है कितना 25C, ठीक है। फ्लो कर रहा है कंडक्टर में कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, मतलब टाइम दिया गया है आपको कितना 5 सेकंड। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, तो आपसे I इज इक्वल टू पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई T। तो Q दिया गया है आपका 25 और टाइम दिया गया है 5 सेकंड तक, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके बुक्स वगैरह में एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको लगाइए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद आपको आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हटाऊं मैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप अच्छे से। अब है कि तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि एक बल्ब है, बल्ब, चलिए लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन देख के लिख देता हूँ। लिखा हुआ है कि इन ए लाइट बल्ब uses 0.50 ampere of current, uses 0.50 ampere of current, how much charge flow through it in 5 minutes, ठीक है। तो एक बल्ब है, एक लाइट बल्ब है जिसमें इतना करंट, सॉल्यूशन में देखिए जो जो चीजें दी गई हैं सिंपल आप नोट करिएगा और फॉर्मूले में से प्लेस कर दीजिए। एक लाइट बल्ब है जितने कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.50 का, 0.50 एम्पियर का, मतलब
सिंपल सा आई की वैल्यू दिया गया है आपका करंट, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लो, मतलब पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो करे 5 मिनट में, है ना। किसी कंडक्टर में 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करे जिससे कि इतना एम्पियर का करंट क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। तो आपको दिया गया है, टाइम भी दिया गया है 5 मिनट का, मतलब इसको आप सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5 × 60 मतलब कितना हो गया, 300 सेकंड में पूछा जा रहा है। 300 सेकंड में कितना चार्ज टोटल निकला होगा जिससे कि इतना करंट फ्लो कर रहा हो। तो सिंपल सा फिर वही चीज क्वेश्चन है, Q = IT, है ना। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे 0.50 इंटू T कितना है 300 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 जीरो, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 15, मतलब 150 कूलम का चार्ज, है ना। 150 कूलम ऑफ चार्ज होगा फ्लो किया होगा, ठीक है। 150 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया होगा 300 सेकंड में, तब जाके इतना करंट आपका क्या करेगा, उस बल्ब में फ्लो करेगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस, तो 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, फिर मैं इसको हटाऊं फिर आगे बढ़ूं। हो गया होगा मेरे ख्याल से आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसको। एक सेकेंड, चलिए हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा करंट के बारे में बता देता हूँ कि क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है कि करंट के टाइप क्या होते हैं, तो करंट के बारे में बात हो रही है तो उसको भी बता ही देता हूँ, है ना। करंट के टाइप के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, तो लिख लीजिए इसी में टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, तो टाइप्स ऑफ करंट की बात करूँ तो 2 टाइप के करंट होते हैं। कितने टाइप के करंट होते हैं, 2 टाइप के करंट होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट, है ना, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको 2 लाइन नोट करा दे रहा हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। डिफिनेशन है इसके बारे में, जैसे आपको लिखने के लिए कभी आ जाए तो लिख लीजिएगा ना। देखिए इस बारे में, द करंट हुज मैग्नीट्यूड, द करंट whose magnitude and direction does not vary with time, is called direct current, is called direct current, ठीक है। मतलब कि ऐसी करंट जिसमें आपका ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले, तो ऐसे करंट्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है। इन्वर्टर में जो करंट फ्लो करता है, आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है तो पहले वो चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद जब लाइट चली जाती है तो क्या करता है, फिर से हमें करंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारे अप्लायंसेस हमारे घर में चलते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो इन्वर्टर है वो फिक्स अमाउंट ऑफ क्या करती है, करंट देती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है वो करंट को। जैसे 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है या 10 एम्पियर करंट है, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में करंट ही फ्लो करती है। जबकि अल्टरनेट करंट जो हमारी सप्लाई लाइन से आती है, जो खंभे में आपको देखा होगा ट्रांसफार्मर से आती है लाइन, है ना, बड़े बड़े टावर से होकर के, तो वो करंट अल्टरनेटिंग होती है, वो फ्लक्चुएटिंग होती है ना। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो इस
तो डायरेक्ट करंट आपका ये रहेगा। अच्छा, इसके एग्जांपल की बात करूं मैं अगर, तो एग्जांपल में आपके जितने भी हैं, देखो कई सारे टाइप के एग्जांपल में हैं, जैसे जितने भी सेल होते हैं आपके, है ना, जो सेल होते हैं, तो जो छोटे वाले जो होते हैं, जो ड्राई सेल्स वगैरह होते हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं वो, क्योंकि उसमें जो केमिकल होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसकी फ्लक्चुएशन नहीं हो पाती है, ठीक है। करंट में बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है और फिक्स होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हमारे, ठीक है। सेल हो गई, बैटरी हो गई आपकी, है ना, और एक डायनेमो भी होता है जिसको डीसी डायनेमो कहते हैं हम लोग। डायनेमो का मतलब जनरेटर यार, है ना, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, डायनेमो का मतलब जनरेटर। तो जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर भी होता है और एक डीसी भी होता है। तो जो डीसी डायनेमो होती है, डायनेमो का मतलब जनरेटर, इसको कहते हैं हम लोग जनरेटर, ठीक है। तो डीसी डायनेमो भी हमारा डीसी करंट फ्लो करता है, ठीक। तो ये है। अच्छा, इसके ग्राफ की बात करूं अगर मैं, जो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है, आप कभी भी अगर देखेंगे, है ना, तो जैसे ये ग्राफ है आपका, करंट हो गया और ये टाइम हो गया ना। मैं ग्राफ को बना देता हूँ, तो ये जैसे आपका करंट है, इस पे हम किसको दिखाएंगे, करंट को, ठीक है। ये आपका क्या है, करंट, ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ठीक। तो करंट ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है, और ये क्या है हमारा, टाइम, टाइम को हम इस पे दिखा रहे हैं। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा और टाइम दोनों ही फिक्स होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल चलेगा। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ किसका है, हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ होता है। इसमें आई हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, इस ग्राफ पे हमारा आई फिक्स है, इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में जो आई होगी हमारी, जो आई होगी वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होता है। कभी कभी इसी के ग्राफ को हम ऐसे भी बना देते हैं, आपने देखा होगा कि कभी ग्राफ इस तरह से भी। अच्छा, ये भी जान लीजिएगा, इनकी डायरेक्शन की बात करूं तो जैसे इसमें दिया है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्शन तो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपको याद रखना है कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे ऐसे फ्लो करता है, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं आता कभी। तो इसका ग्राफ ये भी होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से और नोट कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइप चलते हैं इनडायरेक्ट करंट की तरफ। मैं नोट कर लीजिएगा इसको। चलो हटा देते हैं इसको। पहले एक बार समझ लीजिए इसको, उसके बाद कॉपी में सब बना के जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। एक सेकंड पूरा मार कर एक सेकंड निकल गया है, से कोई नहीं। चलिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कौन सी, इनडायरेक्ट करंट। सेकंड नंबर है इनडायरेक्ट करंट, ठीक। अब ये जो आपके खंभे में आती है, सप्लाई लाइन से आती है करंट हमारी, तो वो हमारी इनडायरेक्ट करंट है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, काफी खतरनाक होती है। अच्छा, अल्टरनेट डायरेक्ट करंट जो होती है बहुत ज्यादा तो खतरनाक नहीं होती है, उसको आप अगर टच भी करते हो तो थोड़ा हल्का फुल्का झटका लगता है। लेकिन ये भाई साहब इनडायरेक्ट करंट भी बहुत खतरनाक आदमी होगी, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए द करंट whose magnitude, the current whose magnitude whose magnitude changes
कॉन्टिन्यूसली चेंजेस है ना, हमेशा चेंज करता है क्योंकि एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लगातार होता है। द करंट हुज मैग्नीट्यूड continuously changes with respect to time, है ना, continuously changes with time, ठीक आगे, and periodically changes, और देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, वो पीरियोडिकली, मतलब एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, एंड periodically changes its direction called indirect current, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, अल्टरनेट करंट होना चाहिए ना, उल्टा बोल दिया, इज कॉल्ड एसी होता है, सॉरी अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने इनडायरेक्ट बोल दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्ट करंट होता है और अल्टरनेट, एसी और डीसी होते हैं, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, ठीक है। इसको आप अल्टरनेटिंग कर देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो दो टाइप के करंट हो गए आपके, एक हो गया आपका डीसी करंट जिसके बारे में आप जान गए हैं, ये है आपका एसी करंट, ठीक, इसको एसी कहते हैं लोग, इसको क्या कहा जाता है, एसी करंट कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और जो घरों में सप्लाई होती है खंभे से, वो सब एसी लाइन है, क्योंकि वो सब बहुत दूर से आती है करंट ना, सब प्रोडक्ट छोड़ते हैं। तो एसी करंट क्या होता है, देखिए, द करंट हुज मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, मतलब जिसकी करंट की इंटेंसिटी जो होती है फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से। सो मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ टाइम, समय जैसे जैसे समय होगा आगे बढ़ता जाएगा अपना, चेंज होता रहेगा। और दूसरी चीज, एंड पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और इसका पीरियोडिकली का मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, इसलिए ये क्या करता है, हमारा वेरी करता है। तो ऐसे करंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट्स को क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। एग्जांपल में जितने भी आपके एसी डायनामो है ना, एसी डायनामो, तो जितने भी एसी डायनामो हैं वो सब के सब आपके कौन सा करंट फ्लो करते हैं, एसी करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो एसी करंट फ्लो करते हैं ये एसी डायनामो का एग्जांपल है। अच्छा, इसकी ग्राफ की बात करूं अगर मैं, तो अगर ग्राफ इसका बनाया जाए इस तरह से, तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा एसी का, इसका ग्राफ मैंने बताया ना कि एक बार पॉजिटिव चलेगा, फिर एक बार नेगेटिव चलेगा, फिर एक बार पॉजिटिव चलेगा, फिर एक बार नेगेटिव चलेगा। तो इस तरह से पीरियोडिकली चलते हैं। अगर मान लीजिए टाइम यहाँ पे हमारा कितना है, 0 है, तो हाफ टाइम पे ये, हाफ टाइम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फुल टाइम हाफ टाइम के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से पीरियोडिकली ये चलते रहते हैं, ठीक। और इनका अमाउंट भी फिक्स है, मतलब अरे सॉरी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं होता है ना, कम ज्यादा, देखो एक बार ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर एक बार नीचे कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो ऐसे करंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसको आप जान रहे हैं, ये तो आपका करंट है, ऊपर की साइड डायरेक्शन दिखाया गया है, और इसमें टाइम से टाइम दिखाया गया है, ठीक। तो इसका इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो I is equal to I0 sin ओमेगा t होता है। अब ये कैसे होता है, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, है ना, आपको बताया जाएगा। अल्टरनेट एसी करंट का एक पूरा चैप्टर ही है उसमें पूरा आपका, ठीक है। एसी करंट का पूरा एक चैप्टर ही है, तो उसमें आप अच्छे से देखेंगे कि एसी करंट क्या होता है, कैसे होने, किस टाइप से, क्या क्या उसमें खूबियाँ होती हैं, ठीक है। और इससे करंट लगना मतलब बहुत घातक होता है, इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट के बारे में। समझ में आ रहा है आपको, सभी लोग को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं डिफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, आप इसको आराम से नोट करिए और नोट्स बनाइए और एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ओम्स लॉ पढ़ूं। ओम्स लॉ स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। कुछ अप्लायंसेस हैं, उनको कैसे यूज, क्या क्या साइन होते हैं, उसको आपको पता ही होगा। मैं एक बार फिर भी एक थोड़ा सा इंडिकेशन कर देता हूँ कि कौन सा किस चीज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आपको काम आएगा। तो अच्छा देखिए, सिंबल्स जो होते हैं हम लोग, सिंबल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनका सिंबल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से दिया हो, सिंगल लाइन में इस तरह से, ठीक है, और आप याद रखिएगा कभी इस तरह से दिया हो और बड़ी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव को इंडिकेट करती है, और छोटी वाली लाइन नेगेटिव को इंडिकेट करती है। तो ये एक क्या है, आपका सेल है। ठीक है, सेल के बारे में, ज्यादातर सेल छोटे होते हैं इसलिए एक से दिखाया जाता है, लेकिन अगर इसी में हम लोग 2-3 सेल जोड़ दें इस तरह से, मतलब कि सेलों की संख्या काफी बढ़ गई। तो इस तरह से जो हो गया, तो ऐसे को ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बैटरी। बैटरी थोड़ी सेल से बड़ी होती है, इसलिए बैटरी में 2-3 लाइन करके, 3 लाइन करके दिखा देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा याद रखिए, ये जो है आपका, अगर इस तरह से वायर दिया हो तो ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है ना। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसी तरह से दिया हो और इसमें ऐसे क्रॉस लगा हो, या ऊपर ऐसे एरो लगा हो, नीचे ऐसे एरो लगा हो, है ना, तो मैं बना देता हूँ, सभी बना देता हूँ। अगर ऐसे क्रॉस करके लिखा हो, ठीक है, या आपको इस तरह से दिया हो, ठीक है, ऐसे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, कैसे भी हो। तो अगर इस तरह से बना होता है तो ये आपका क्या है, ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में, या आप कभी लैब जाइएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपको वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, करंट की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए एक मिलेगा इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। करंट की इंटेंसिटी को चेंज करता है ये। अब कैसे चेंज करता है वो आप अलग टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि रियोस्टेट जो होता है वो जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसकी लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है ना। तो लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने से हमारा रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, और रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है तो करंट भी हमारा क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, लेंथ चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट की इंटेंसिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रियोस्टेट हो गया। अब और क्या बचा है, अगर आपको इस तरह से दिया है ऐसे गोला करके और उसमें ए लिखा हो, तो ये क्या है, आपका अमीटर है ना। और अगर इसी तरह से गोला करके इस तरह से बी लिखा हो तो इसको क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, या इसी को पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसी तरह से गोला करके उसमें कैपिटल जी इस तरह से लिखा हो तो ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। नाम से पता चल रहा होगा कौन क्या करता है। एमीटर, एम्पियर मतलब करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर मतलब वोल्टेज, मतलब समझिए वोल्टेज को मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर जो है ये भी एक टाइप का क्या है, हमारा करंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। लेकिन एमीटर जो होता है वो ज़्यादा थोड़ा हाई इंटेंसिटी ऑफ करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब अगर थोड़े से भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन चार्जेस में कितना करंट फ्लक्चुएशन क्या करता है, शो कर देता है, कितना करंट फ्लो करेगा। अगर एक चार्ज भी अगर उसके पास से निकल गया तो उसके जो उसमें निडल होती है वो एक बार फ्लक्चुएट कर जाती है। इसका मतलब ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया जाएगा तो ज़्यादातर गैल्वेनोमीटर का ही यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत स्मॉल ऑफ करंट फ्लो करती है ना, पॉइंट में मिली एम्पियर्स में चली जाती है। और एमीटर जो होता है वो हाई इंटेंसिटी की करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए तो ये हो गए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, आप जान ही रहे होंगे। और भी है, जैसे अच्छा एक और है उसको बताना भी जरूरी है, जैसे क्या बता रहा था मैं, हाँ,
ये हो गया आपका। अच्छा, वायर के बारे में तो देखिए, अगर आपका वायर इस तरह से दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट हो, ऐसे दिया हो, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट वायर। मतलब ये कि इस पॉइंट पे वायर हमारे क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, अगर इस तरह से दिया हो, ठीक, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट वायर, है ना, या इसको जंक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जंक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, पॉइंट ही काम आएगा आगे। और अगर इसी में ऐसे वायर गया हो और इस तरह से ऐसे शो किया हो, तो दिस इज द क्रॉस्ड वायर। ये क्या है, हमारा क्रॉस वायर है, मतलब इसमें वायर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कुछ अप्लायंसेस थे, उनका इंडिकेशन था, आप इन सबको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और फिर हम लोग अब चलेंगे अपने रेजिस्टेंस। आज रेजिस्टेंस खत्म करूंगा, उसके बाद ओम्स लॉ पे चलूंगा। इन सबको बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और भी बहुत सारे होंगे, अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। और भी जो अब बाकी पढ़ाते वक्त जो भी आएंगे बताता रहूँगा मैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो अगली जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, लास्ट टॉपिक है आज का ये। तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसके बाद ओम्स लॉ बात करेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो सब नेक्स्ट वाले टॉपिक में रहेगा आपका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस देखो, एक अगर कहा जाए तो रेजिस्टेंस एक बहुत बैड प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का। अगर एक खराब प्रॉपर्टी के रूप में लिया जाए तो वो उसमें से रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि ये क्या करता है, जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है हमारा, तो आप पता है कि चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है। तो करंट जब इसमें चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज के सामने जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो अपोजिशन होता है, इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है मैटर उस कंडक्टर में हमारे, जो कि चार्ज फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है ना, मतलब चार्जेस को फ्लो नहीं करने देता। अब जब चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो करंट फ्लो को या चार्ज फ्लो को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफर करता है ना, अपोजिशन ऑफर करता है, जो उनको फ्लो करने से रोकता है, दैट इज द रेजिस्टेंस, है ना, समझ में आया। तो ये आपका है। तो अगर इसकी बात करूं तो मैं डिफिनेशन में क्या लिखूंगा कि रेजिस्टेंस इज a property of substance या material by virtue of which it oppose the flow of charges। चार्जेस भी लिख सकते हैं या करंट भी लिख सकते हैं आप, चार्जेस में यही करंट भी कर देता हूँ, ठीक। इट अपोज द फ्लो, अपोज का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, भी आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इट अपोज या ऑफर्ड, सॉरी ऑफर्ड के बाद रिस्ट्रिक्शन लिखना पड़ा, इट अपोज आर रेस्ट्रिक्ट, है ना, रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट, है ना। तो जो कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो करने से रोके, करंट को फ्लो ना करने दे, तो उससे कंडक्टर की क्या होती है, जो मतलब क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी होती है वो खराब हो जाती है। तो कंडक्टिविटी जितना खराब होता है तो मटेरियल उतना ही खराब हो जाता है, और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही अच्छा क्या होता है, कंडक्टिव मटेरियल माना जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि मैं बात करूँ सेम लेंथ के, अगर दो वायर लेता हूँ, ठीक है, जैसे दो वायर हो, ठीक है, तो ये और ये, एक आपका सपोज करो ये कॉपर का है और ये एल्युमिनियम का है, ठीक है, दोनों सेम लेंथ के हैं, 1 मीटर का 1 मीटर का ये भी है। तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए आप कभी भी
बाइंडिंग कराते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैन वगैरह लेते हैं तो कहते हैं कॉपर बाइंडिंग लीजिएगा। तो कॉपर बाइंडिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, तो उसकी लाइफ जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, है ना। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा नुकसान भी तो है। हम अपने फ़ायदे के लिए बना तो लिए रेजिस्टेंस को, हीटर वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये फिजूल का खर्च पैदा करता है ये, ठीक है। तो कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है, एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सेम लेंथ के हैं, मटेरियल डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी क्या है, दोनों का डिफरेंट है। कॉपर का कम रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो दूसरा डेफिनेशन भी है, रेजिस्टेंस इज द resistance is the ratio of potential difference across the ends of the wire, है ना, and current flowing through the conductor या वायर। कौन सा लिखा? वायर लिखा है ना, वायर लिख दीजिए आप, ठीक। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब आर, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेजिस्टेंस जो होगा आपका आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। किसी वायर में जितना वोल्टेज लगा होगा, है ना, उसके दोनों एंड्स के बीच में जितना वोल्टेज होगा और उसमें फ्लो करने वाला करंट, इन दोनों का रेशियो भी क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इसी को हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं, जो कि अभी आगे पढ़ना है। पहले आप रेजिस्टेंस समझ लीजिए क्या होता है ओम्स लॉ के बाद में। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, तो अगर इसकी यूनिट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर, क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, VA-1, ठीक है। और इसको सबसे पहले ओम्स ने बताया था, इसीलिए इसका जो दूसरा यूनिट होता है वो ओम भी होता है, और ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक, ये ओम होता है। साइंटिस्ट का नाम था ओम, तो उन्हीं के नाम पे ओम भी रखा गया है। तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम, ये है आपका रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, रेजिस्टेंस एक बैड प्रॉपर्टी ही मानी जाती है ना, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे अब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, लॉसेस में जाती है एनर्जी। जैसे करंट फ्लो कर रहा है और इसमें चार्जेस को फ्लो होने से रोका जा रहा है, तो फ्लो होने से रोका जाएगा तो क्या करेगा, चार्जेस तो लगातार फ्लो करना चाहेंगे, और इसको आप रोकेंगे तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होने लगता है, और फ्रिक्शन होने से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। अब ये क्योंकि ये प्रोसेस तो लगातार चलता रहता है, तो हीटिंग प्रोसेस जो होता है लगातार होता रहता है, इतनी देर तक होता रहता है, इतना देर तक होता रहता है, कभी कभी की वायर जो होता है इतना हीट हो जाता है कि मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर के क्या होती है, ब्रेक कर जाएगी। तो ब्रेक करेगी तो क्या होगा, करंट फ्लो करता रहेगा, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और घर में आग लग जाती है। तो भाई साहब ही है इलेक्ट्रिसिटी में आग लगाने के भी जिम्मेदार, रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, आगे चल के आपका जेब का खर्च भी बढ़ाएंगे ये। लेकिन हम क्या करते हैं, इनका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए भी कर लेते हैं। तो इनका फ़ायदा ये है कि आपका जो हीटर हो गया, आयरन हो गया, बल्ब हो गया हमारे, ठीक है, तो इन सब पे हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस पे ही ये वर्क करते हैं, ठीक है। क्यों वर्क करते हैं ये अभी आगे बताऊंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, मन लगा के। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय।